Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the Hello friends or learners, welcome to my channel Gleaming Grammar. I hope you must be fit and fine. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे. If you are visiting my channel first time, तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. As you all are pretty well aware that this platform Gleaming Grammar has brought you an English crash course, yes, for all the aspirants who are going to appear in Punjab National Bank Sub-Staff to Clerical Promotion Exam. जितने भी एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन कर रहे हैं जस्ट टू विन एंड दिस इज़ अवर थर्ड क्लास. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, अगर आप मेरे चैनल पे ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2. सो काइंडली गो बैक टू द चैनल और आप क्लास 1 और क्लास 2 ज़रूर वॉच करें, बिकॉज उसमें मैंने बहुत ही माइन्यूट एक्सप्लेनेशन किया है हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज. And in second video I explained that how to score more marks in the arrangement of sentences. Now let's talk about today's video. आज की इस वीडियो और आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं. तो टुडे वी आर गोना डू अनसीन पैसेज. हम एक अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे बिकॉज यू नो कि अनसीन पैसेज डेफिनेटली एक रोट लर्न वाला टॉपिक नहीं है, राइट. हम इसे लर्न नहीं कर सकते. इट्स ओनली बी कम विद द प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ओनली दैन यू विल बी स्कोर मोर इन योर एग्जाम. और सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स. यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोट लर्न जरूर करना पड़ेगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पहले एक अनसीन पैसेज करेंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स वोकैबुलरी. Here firstly I would like to suggest to all those aspirants जिनका रीडिंग पेस थोड़ा सा स्लो है. अगर आपका रीडिंग पेस स्लो है सो यू आर सजेस्टेड टू पॉज द वीडियो. आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अपने पेस के अकॉर्डिंग इस पैसेज को रीड करें, सो दैट व्हेन वी आर एट द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर्स, ताकि हम जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो MCQ के तो आप मेरे साथ रहें और अपने आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका आंसर हो उसको टिक कर पाएँ. इन दिस वीडियो और इन टुडेज़ वीडियो मैं बहुत ज़्यादा आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करूँगी ताकि आपको आपका रियल स्कोर भी पता चल पाए, राइट. बिकॉज यू नो कि आपका जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वहाँ पे आपको कोई भी ट्रांसलेट नहीं करेगा, राइट. तो आवर गोल एंड फोकस शुड बी टुवर्ड्स इंग्लिश अ बिट. हमें थोड़ा सा अपना लेवल जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. The passage says, one of the greatest mysteries of bird life is traveling. Every year during autumn and early winter, the birds travel from northern regions of Asia, Europe and America to the southern warmer lands. They make the return journey again during spring and early summer. They are punctual unless they are delayed by bad weather. They face many dangers and hardships while traveling long distances through the air, over hills, forest, plains, and large stretches of water. Sometimes sudden storms arise and drive them far out of course. Often they are blown right out to the sea and are drowned in the wild waves. At night, bright lights attract and confuse the birds. They can't fly at their fastest speed. The migration speed is usually from 48 to 64 km an hour and rarely exceeds 80 km it means here. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज हुई है, लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ वाटर. इफ़ यू नो ये यहाँ पे लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ वाटर किसके लिए यूज़ हुआ है तो आई वॉन्ट यू टू ड्रॉप योर आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स, ओके. So now let's see the question answers. The first question is, when do the birds travel from northern regions to southern warmer lands? पैसेज रीड करने के बाद डेफिनेटली आपको ये एक आइडिया हो गया होगा कि हम यहाँ पे बर्ड्स के माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, ओके. बिकॉज बर्ड्स जो है वो हर कंट्री से माइग्रेट कर जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कम्फर्ट वेदर. जहाँ पे भी उनको अप्रोप्रिएट वेदर रहता है वो वहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं. और जब उस पर्टिकुलर कंट्री में जो उनका एटमॉस्फेयर है उनके सर्वाइवल के लिए अगर हो जाता है, उस अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, देन दे केम बैक, वो और वो वापस आ जाती हैं. और उस माइग्रेशन की जो उनकी जर्नी होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, राइट. एंड द पैसेज टॉक्स अबाउट द सेम. सो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्स यू
कि जो बर्ड्स हैं वो ट्रैवल करती हैं नॉर्दर्न रीजन से सदर्न वार्मर लैंड्स में एट व्हाट टाइम, व्हेन डू दे ट्रैवल? ऑप्शन ए सेज ड्यूरिंग अर्ली विंटर सीजन, बी ड्यूरिंग ऑटम सीजन, थर्ड ड्यूरिंग फॉल सीजन एंड डी ऑल द अबव. सो वी विल फाइंड अवर आंसर. आपको अगर सेकंड लाइन रीड करी है सेकंड स्टेटमेंट, सो यू विल सी कि आपका डायरेक्ट आंसर गिवन है. एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर द बर्ड्स ट्रैवल फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू सदर्न वार्मर लैंड्स. ओके, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल चुका है दैट ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर. अब हम अपने ऑप्शंस पे पहुंचते हैं. ऑप्शन ए सेज अर्ली विंटर सीजन विच इज़ करेक्ट. ऑप्शन बी सेज ड्यूरिंग ऑटम सीजन विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो अब यहाँ पे आप थोड़े से माइट भी पजल हो गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑप्शन लाइक बोथ ए एंड बी नहीं दिया है, राइट. ये यहाँ पे सी इनको देना चाहिए था और दे सकते थे दैट बोथ ए एंड बी आंसर्स आर करेक्ट, राइट. तो इन्होंने ऐसा क्यों किया है? लेट मी टेल यू दैट जो एग्जामिनी होते हैं दे नॉट ओनली जज योर नॉलेज, दे ऑल्सो जज योर IQ एंड योर पेशेंस ऑल्सो, राइट. वो आपकी एक जनरल नॉलेज भी जज करते हैं. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो वर्ड यूज़ हुआ है फॉल सीजन, राइट. फॉल सीजन ऑटम सीजन का ही दूसरा नेम है, राइट. ऑटम सीजन को हम हिंदी में पतझड़ कहते हैं, राइट. और पतझड़ वाई? बिकॉज जो लीव्स होती हैं द ट्रीज जनरली शेड और फॉल देयर लीव्स इन ऑटम सीजन. पत्तियां गिरा देते हैं और फॉल का मतलब भी गिराना ही होता है, राइट. तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में पेपर को ही रॉन्ग बता देते हैं कि क्वेश्चन ही रॉन्ग था, उसमें ऑप्शन ही नहीं था. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कभी नहीं होता, समटाइम्स इट डज हैपन. लेकिन थोड़ा सा अगर आप आंसर को भी एनालाइज करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्विस्टेड वर्ड्स देकर एग्जामिनी आपको फंसाने की कोशिश करता है, राइट. तो आपको फोकस करना है और इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी. लेट्स मूव अहेड एंड सी द क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे मैंने आपको पैसेज दिया है. माइट भी कि आपको बहुत अच्छे से अगर आप मोबाइल पे वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको ये क्लियरली विजिबल ना हो. इन दैट केस आप अपनी वीडियो बैक करके भी आंसर को सॉल्व कर सकते हैं. और आई वांट यू कि आप थोड़ा वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स भी बिफोर माई रिवीलिंग द आंसर, बिफोर आई रिवील द आंसर, आप अपना आंसर जो है वो टिक करके रखें. सेकेंड क्वेश्चन सेज व्हाट हैपन्स टू दीज बर्ड्स एट नाइट व्हेन दे सी लाइट. जब उनको लाइट दिखती है, ब्राइट लाइट, तो उनके साथ क्या होता है, राइट. सो वी विल फोकस हियर फर्स्टली ऑन द पैसेज. तो इफ यू विल सी हियर द सेकेंड लास्ट लाइन, इट इज गिवन एट नाइट ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट एंड कन्फ्यूज द बर्ड्स. क्लियर आपको आंसर गिवन है, कीवर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है अट्रैक्ट एंड कन्फ्यूज द बर्ड्स. नाउ वी विल रीच ऑन द ऑप्शंस. दे आर गाइडेड. तो अगेन जो बर्ड्स हैं वो ह्यूमन बींग्स नहीं है कि हमने उनको टॉर्च दिखाई एंड एट नाइट और उनको अपना पाथ क्लियरली दिखने लगा. सो दे आर नॉट एट ऑल गाइडेड. वो ब्राइट लाइट से गाइड नहीं होती है. सेकेंड ऑप्शन है दे आर कन्फ्यूज, जो कि क्लियरली आपके पैसेज में भी गिवन है. स्टिल वी विल होल्ड. मैंने आपको कहा है हमें तुरंत से आंसर टिक नहीं करना है, हम सारे ऑप्शन रीड करेंगे. थर्ड दे आर डाइड. ये वो डेफिनेटली दे डाइड बट नॉट बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट. उनकी डेथ होती है बट ब्राइट लाइट के कारण नहीं होती. सो ऑप्शन सी भी अप्रोप्रिएट नहीं है. दे इंक्रीज देयर स्पीड. तो ये भी कहीं पर मेंशन नहीं है, राइट. सो ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट. तो अगेन हम वापस ऑप्शन बी पर ही आएंगे विच इज अवर करेक्ट आंसर दैट द बर्ड्स आर कन्फ्यूज्ड. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. वॉट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है हाउ इज़ द ट्रैवलिंग जर्नी ऑफ द बर्ड्स. बर्ड्स की जो ट्रैवलिंग जर्नी है वो कैसी होती है? ए ऑप्शन सेज क्वाइट कंफर्टेबल. तो कोई भी जो जर्नी होती है मोस्ट ऑफन इट इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल. उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है डेफिनेटली वो भी कंफर्टेबल नहीं है. आप भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही आपका क्रॉस हो जाएगा, क्वाइट कंफर्टेबल. नेक्स्ट इज फुल ऑफ फन एंड एडवेंचर, राइट. तो मैंने अभी आपको बताया कि बर्ड्स के माइग्रेशन की बात हो रही है. लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं माइग्रेशन की. और वो माइग्रेट क्यों करती हैं? बिकॉज ऑफ बेटर सर्वाइवल, ताकि उनको ऐसे एटमॉस्फेयर मिल सके जहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, राइट. तो डेफिनेटली यहाँ पे वो माइग्रेट इसीलिए नहीं कर रही हैं कि उनको एडवेंचर पे जाना है, टूर या ट्रिप पे जाना है हमारी तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह, राइट. तो फुल ऑफ फन ऑफ एडवेंचर भी नहीं होती है. एक्सट्रीमली बोरिंग, तो बोरिंग भी नहीं होती है क्योंकि वो फन करने वहाँ नहीं गई हैं, राइट. माइग्रेशन नहीं कर रही हैं, तो एक्सट्रीमली बोरिंग भी कट हो जाएगा. फुल ऑफ हार्डशिप एंड डिफिकल्टीज. हमारे पास सिर्फ ऑप्शन डी बचा है. बट वंस अगेन हम एक बार पैसेज से भी क्रॉस चेक करेंगे. तो फोकस हियर वी विल सी एट द मिड लाइक दे फेस. दे यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? ऑफकोर्स बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं. सो दे फेस मैनी डेंजर्स एंड हार्डशिप्स वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज. ओके,
तो हमें पता चल जाता है कि जो उनकी जर्नी है वो डेफिनेटली बहुत सारे डेंजर्स और डिफ़िकल्टीज़ और हार्डशिप से भरी हुई होती है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन 4 देखेंगे, वाई डू द बर्ड्स गेट लेट समटाइम्स। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जो बर्ड्स हैं वाई डू द गेट लेट, कभी कभी उनको देर क्यों हो जाती है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन ए सेज बिकॉज दे फाइंड अ न्यू पाथ। तो कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं देखा है कि बर्ड्स ने न्यू पाथ फाइंड कर लिया है, राइट। अगेन वी विल सी कि बर्ड्स जो है वो डिले क्यों हो रही हैं, उसका क्या रीज़न दिया है इन द पैसेज। सो जस्ट सी द थर्ड लाइन हियर, दे आर पंचुअल। दे अगेन यहाँ पे बर्ड्स के लिए यूज हुआ है, दे आर पंचुअल, वो जनरली पंचुअल ही रहती हैं अनलेस दे आर डिलेड बाय बैड वेदर, जब तक कि बैड वेदर ना हो, अदरवाइज वो हमेशा अपने ऑन टाइम पे रीच कर जाती हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपका, बिकॉज दे फाइंड अ न्यू पाथ, जो कि कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट है, हम इसको कट कर देंगे। बिकॉज ऑफ वर्स वेदर कंडीशन, अभी हम इसको होल्ड करेंगे ऑप्शन बी को। लेट्स सी ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, तो उनको बीच में प्लेजेंट एटमॉस्फेयर मिलता है और वो वहाँ पे रुक जाती हैं, इसीलिए उनको डिले हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप ट्रिप या टूर पे मनाली गए हैं और आप लौट कर आ रहे हैं, चंडीगढ़ में आपने देखा कि बहुत ही अच्छा वेदर है, तो दिल्ली पहुंचने से पहले आप चंडीगढ़ में आपने एक और स्टे कर लिया, राइट, बिकॉज ऑफ द प्लेजेंट एटमॉस्फेयर और वेदर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बर्ड्स बीच में नहीं रुकती हैं। तो ऑप्शन सी भी हमारा कट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डेफिनेटली लॉन्ग होता है, लेकिन उसकी वजह से उन्हें डिले नहीं होती है। हमने यहाँ पे अभी रीड किया दैट दे डिलेड बाय बैड वेदर। ओके, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इन्होंने वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया है, जो कि वो बिल्कुल करेंगे, राइट। उनका पर्पज़ ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बैड एक एडजेक्टिव है और वर्स जो बैड की कंपैरेटिव डिग्री है, राइट। बैड, वर्स, वर्स्ट। ओके, तो वर्स का मतलब है मोर बैड, राइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ऑफ वर्स वेदर कंडीशन। I hope you all are going with me. Now we are going to do the last question of this passage, which is question number 5. मैंने आपको पहले भी कहा था कि एंटोनियम और सिनोनियम्स आपको मिलेंगे, राइट। वो कैब आपका आता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कभी कभी पैसेज में भी 1 या 2 नंबर का एंटोनियम सिनोनियम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने पैसेज से ही रिलेटेड, आपके अनसीन से ही रिलेटेड एक एंटोनियम पूछा है, एंड द वर्ड इज़ फ्लोट। ओके, आपको फ्लोट का एंटोनियम बताना है। तो हम देखेंगे हार्डशिप। हार्डशिप अभी हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में रीड कर लिया है ऑलरेडी, जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, राइट। देन ड्राउन, ड्राउन को अगर अभी भी आप आंसर नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बताया हमें एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ करनी है। एलिमिनेट कर करके हमें अपने करेक्ट आंसर पे पहुंचना है। तो हम ड्राउन को भी होल्ड कर देंगे। अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तो भी आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। थर्ड से डिले, डिले का भी हमने पढ़ा, लेट होता है, और डेंजर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता होगा। तो जो भी हमने एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन ए, सी एंड डी हम उनको कर देंगे, और ड्राउन पे आप डायरेक्टली पहुंच गए हो। बाय द वे लेट मी टेल यू कि ड्राउन का जो मीनिंग होता है दैट इज डूब जाना, ओके, एंड फ्लोट इज तैरना, राइट, लाइक द लीफ फ्लोट्स ऑन द वाटर। फाइन, सो आई होप यू ऑल हैव लर्न इट हाउ टू सॉल्व द अनसीन पैसेज, और हमारा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश इन टूडेज वीडियो, विच इज़ एंटोनियम्स। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, बिकॉज आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन सिंस लॉन्ग। तो मैंने देखा है कि हम एंटोनियम सिनोनियम्स तो लर्न कर लेते हैं, बट कई बार बच्चों को भी ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो इस वर्ड में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, राइट, कि उनको एंटोनियम और सिनोनियम का जो मीनिंग है उसी में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एंटोनियम ऑपोजिट है या सिनोनियम ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, अगर आप में से किसी को भी कन्फ्यूज़न होता है, जिससे आप पहले उस वर्ड के मीनिंग को समझ पाएँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता तो आप आंसर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ऑल राइट। तो एंटोनियम को आप इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं कि कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई भी आपका कोई नोन पर्सन है, वो आपके एंटी रहता है। तो हम अपनी एक ओन लैंग्वेज में कहते हैं ना कि वो तो मेरे हमेशा एंटी ही रहता है, मतलब वो मेरे हमेशा अगेंस्ट रहता है। तो यानी कि मेरी और उसकी जो ओपिनियन है वो मैच नहीं करती है, ऑपोजिट ओपिनियंस हमारी होती है, राइट। तो एंटोनियम मीन्स ऑपोजिट, क्लियर। एंटोनियम मीन्स वो मेरे एंटी है, यानी कि उसकी और मेरी ओपिनियन जो है वो ऑपोजिट है। तो आई होप अब मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ एंटोनियम का मीनिंग। अब हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। हमें आई हैव जस्ट गिवन यू 5 MCQs जिसमें आपको एंटोनियम्स चूज करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगेन हम यहाँ पे भी एलिमिनेशन ट्रिक का ही यूज़ करेंगे, राइट। फर्स्ट इज फो। फो का अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। फो का मीनिंग होता है दुश्मन, ओके।
बट अगेन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत ही माइन्यूटली बता दूँ कि जो एग्जामिनी होते हैं, जो पेपर सेटर्स होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, वो भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहे थे, राइट। तो उनको भी पता होता है कि कहाँ पे हम जो एस्पिरेंट है उसको स्टक कर सकते हैं, उसको कंफ्यूज करके एक गलत आंसर अटैम्प्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फो मीन्स अभी मैंने आपको बताया दुश्मन उसका मीनिंग होता है, राइट, इन हिंदी एनिमी। तो इन्होंने आपको सिनोनियम दिया हुआ है, राइट, सिनोनियम दिया हुआ है। बट हमें क्या फाइंड करना है? एंटोनियम। ऐसे आई एम डैम श्योर ऐसे आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट, जिसमें वो आपसे पूछेंगे एंटोनियम और आपको दे देंगे सिनोनियम एक ऑप्शन में, या फिर आपसे पूछेंगे सिनोनियम और आपको दे देंगे एक ऑप्शन में एंटोनियम। और कभी कभी हम व्हेन वी आर इन हरी, जल्दबाजी में हम उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जो कि हमारा डेफिनेटली स्कोर लेवल नीचे ले आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप बार बार उस क्वेश्चन को रीड करें, इट मीन्स अगर आपने वोकैब का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करा है स्पेशली इन एंटोनियम एंड सिनोनियम, और वापस से आप जाकर के क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, लाइक इस की वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो हार्डली इट विल टेक लाइक 10 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेगा। लेकिन ये आपकी मेहनत जो आपने इतने लॉन्ग टाइम तक की है उसको ज़रूर बचा सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है, अगर नहीं रहता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज़ नो वरी। बट अगर आपको एंटोनियम सिनोनियम में कन्फ्यूजन रहता है वर्ड में, तो आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द की वर्ड। सो लेट्स सी, फो का सिनोनियम एनिमी है, बट हमें क्या चूज करना है? एंटोनियम। तो फ्रेंड आपको पता होगा, एनिमी एंड फ्रेंड दे आर एंटोनियम, और एनिमी एंड फो जो सिनोनियम है, तो फो का एंटोनियम क्या होगा? फ्रेंड। ओके, रिलेटिव एंड स्टूडेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, यू मस्ट बी अवेयर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, एनॉर्मस। एनॉर्मस का मीनिंग होता है वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ा, राइट। ह्यूज, यहाँ पे इन्होंने ह्यूज दिया है, अगेन आपको सिनोनियम दिया है। वीक आपको पता है, सॉफ्ट आपको पता है, कोमल, एंड टाइनी। टाइनी होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, तो इसका जो एंटोनियम है एनॉर्मस का वो क्या होगा? टाइनी। ओके, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई वर्ड आपको यूज़ नहीं हो रहा है तो आप उसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ कह सकते हैं कि एलिफेंट इज़ एन एनॉर्मस एनिमल। एलिफेंट जो एक वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज एनिमल है, राइट। वाइल ऑन द अनदर हैंड, एंट जो चींटी है, दैट्स अ टाइनी इंसेक्ट, वो एक बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट है, राइट। टाइनी मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल। तो अगर आप सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो आप उसको जर्नली और ईजिली भूलेंगे नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड वन विच इज़ मॉर्टल। मॉर्टल होता है समवन हु फैटल, जिसकी डेथ होनी निश्चित है, राइट। हम ऑप्शन देखेंगे। डिवाइन, डिवाइन आपको पता है कि गॉड के लिए जर्नली यूज़ होता है, मॉडिफाई होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। इमॉर्टल, इसमें देखो ये तो सीधा सीधा है, मॉर्टल एंड इमॉर्टल आपको क्विकली मिल भी जाएगा। कुछ ऐसे एंटोनियम्स होते हैं जिसमें हम प्रेफिक्स लगा के, यानी कि उस वर्ड के आगे 1-2 अल्फ़ाबेट लगा के उसको ऑपोजिट बना देते हैं, जैसे कि मॉर्टल, इमॉर्टल, यहीं पे आपका गिवन है। अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, डू, अनडू, तो ये सारे एंटोनियम्स बन जाते हैं प्रेफिक्स ऐड करके। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आप अपने लेवल पे भी ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं मेरे आंसर्स चेक करते हुए। फोर्थ वन इज़ अवेयर। तो अवेयर आपको पता होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है। मैसेजेस हमें बैंक से भी रिसीव होते रहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि आप अपना OTP शेयर ना करें, राइट। तो आप अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं सो दैट पीपल विल रिमेन अवेयर, कि हम सभी जागरूक रहें। अब इसका हमें एंटोनियम फाइंड करना है। अनसर्टेन होता है जो कि निश्चित ना हो, डाउटफुल भी वही हो जाता है। श्योर मतलब अगेन व्हेन यू आर 100% श्योर, यू हैव नो डाउट। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु लैक्स नॉलेज, जिसको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है। तो अवेयर कौन हुआ? जिसको जानकारी है, एंड इग्नोरेंट जिसको जानकारी नहीं है, राइट। तो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन फिफ्थ विच इज़ श्रिंक। श्रिंक होता है किसी भी चीज़ का सिकुड़ जाना, राइट। एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये अगेन इन्होंने सिनोनियम दे दिया है आपको पजल करने के लिए, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये हमें सिनोनियम नहीं चूज करना है, हमें एंटोनियम चूज करना है। स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना, स्ट्रेच मीन्स किसी चीज को खींचना, एंड एक्सपेंड होता है बेसिकली टू इंक्रीज द साइज। तो श्रिंक मीन्स to decrease the size and expand means to increase the size. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी ने ये एंटोनियम सॉल्व किए होंगे, एंड आई प्रे कि आप सभी के 5 आउट ऑफ 5 आए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, और अब हम कुछ सिनोनियम्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर रहे। नाउ लेट्स सी, अब हमें सिनोनियम फाइंड करने हैं। तो अगर आपको फिर से सिनोनियम वर्ड में ही कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आप सिनोनियम को सिमिलर या फिर सेम वर्ड से कोरिलेट कर सकते हैं, राइट। सिनोनियम मीन्स सिमिलर, सिमिलर मतलब सेम, एक जैसा होने वाले वर्ड्स। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट जो है दैट इज फेक। फेक का सिनोनियम क्या होगा, राइट।
तो जो चीज़ फेक है वो ओरिजिनल तो हो नहीं सकती, राइट। मार्केट में भी बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो वो ओरिजिनल होते हैं? नो। तो फर्स्ट तो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट इज लॉयल, सी अगर आप देखें लॉयल फेथफुल होता है, राइट। ट्रस्टवर्दी, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। आपका बचता है इमिटेशन। अगर आप फिर भी डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे तो मैं आपको बता दूं कि इमिटेट होता है कॉपी करना। लाइक जनरली द चिल्ड्रन इमिटेट देयर पेरेंट्स। जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं। इमिटेट मतलब उनको कॉपी करते हैं, राइट। और जो फेक चीज़ें होती हैं वो भी क्या होती है? कॉपी होती है ना, इमिटेशन होती है उस ओरिजिनल की, राइट। तो फेक का जो सिनोनिम होगा दैट विल बी इमिटेशन। नेक्स्ट इज इलेटेड। इलेटेड मीन्स होता है एक्सट्रीमली ग्लैड, बहुत ही खुश। होली फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है, विच मीन्स पायस, सैक्रेड, कोई भी पवित्र चीज़। हंगर आपको पता ही होगा, हैप्पी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है। एंड ट्रीट एक पार्टी होती है, राइट। सो हैप्पी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड और द वर्ड नंबर थर्ड इज कॉन्सिक्वेंसेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और जनरली एग्जाम्स में आता भी है, तो आप इस वर्ड को अगर लर्न कर लें दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो कॉन्सिक्वेंसेज जनरली वी से ना कि इफ यू विल टेक दिस डिसीजन देन यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज और यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो द सिनोनियम विल बी अगेन रिजल्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट्स, यानी कि जो भी परिणाम होंगे। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड इज टिमिड। तो टिमिड होता है एक डरपोक टाइप का व्यक्ति। तो जो टिमिड है वो बोल्ड नहीं होगा। अगेन देखो इन्होंने आपको पजल करने के लिए बोल्ड दे दिया। टिमिड और बोल्ड ये एंटोनियम है, बट हमें क्या चूज करना है? यहाँ पे इतना बोल्ड लिखा हुआ है सिनोनियम्स, राइट। तो बोल्ड तो बिल्कुल होना नहीं है, आप इसको तुरंत से एलिमिनेट कर दें। स्लो भी नहीं होगा, राइट। शाय अभी हम होल्ड करते हैं। एंड स्टैग्नेंट होता है रुका हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल इन रेनी सीजन हमारे घर के आसपास स्टैग्नेंट वाटर देखने के लिए मिलता है, राइट। स्टैग्नेंट मीन्स रुका हुआ। शाय डेफिनेटली जो टिमिड है, जो डरपोक है, वो थोड़ा बहुत शाय शर्मीला टाइप भी होगा, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट फिफ्थ वर्ड इज शैलो। शैलो जो है वर्ड है वो डीप का ऑपोजिट है, राइट। डीप का ऑपोजिट है। फुलिश मीन्स पागल और इनसेन मीन्स भी मूर्ख, राइट। तो ये दोनों ही वर्ड सिनोनियम है जिनका शैलो से कोई लेना देना नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल अभी हमने बताया, राइट, जो कि ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज जो कि हमारे पास बचता है सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल ही शैलो का सिनोनियम है। सुपरफिशियल का मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको, ऊपरी सतह पर। समटाइम्स भी ना कि जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि आई हैव सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मुझे नॉलेज तो है कंप्यूटर की लेकिन बहुत डीप नॉलेज नहीं है, बहुत ही सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की जानकारी है मुझे सिर्फ। तो सुपरफिशियल इज द सिनोनियम ऑफ शैलो। और शैलो का एंटोनियम भी मैंने भी आपको बताया क्या होगा? डीप। तो आप चीज़ों को कोरिलेट करके अगर लर्न करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही सुपर्ब होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड लाइक द कंटेंट विच आई प्रोवाइडेड यू। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो और आप आगे भी और कंटेंट चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरा लोगो गिवन है स्क्रीन पे। काइंडली क्लिक ऑन दिस लोगो and subscribe my channel, and thank you so much for giving your time and have a great day.